यह सिर्फ एक आक्रमण की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सभ्यता के टूटने की कहानी है जिसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में सुनाई देती है। यह उस ज्ञान की कहानी है जिसे मिटाने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन जो आज भी जिंदा है, हर उस ईंट में, हर उस खंडहर में जो कभी गर्व से खड़ा था, नालंदा विश्वविद्यालय। कल्पना करते हैं तो एक ऐसा युग सामने आता है जहां तलवारों से नहीं, विचारों से दुनिया जीती जाती थी। 5वीं शताब्दी, लगभग 450 ईस्वी, जब गुप्त वंश के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का तीर्थ बन जाएगा। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यह स्थान सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, बल्कि एक जीवंत सभ्यता का प्रतीक बन जाएगा। धीरे धीरे नालंदा का विस्तार हुआ। ऊंचे ऊंचे मठ, विशाल प्रांगण और 9 मंजिला पुस्तकालय, जहां लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। यह सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं था, यह मानव सभ्यता की स्मृति थी। यहाँ शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह जीवन को समझने की कला थी। दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, कोरिया, चीन, तिब्बत, जापान, फारस, और हर कोई यहाँ से सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक दृष्टि लेकर जाता था। 455 से 467 ईस्वी के बीच जब गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब गूढ़ आक्रमणकारी मिहिर कुल के हमलों ने इस क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। यह नालंदा पर पहला बड़ा हमला और बड़ा आघात था, लेकिन ज्ञान की जड़ें इतनी गहरी थी कि यह झटका इसे समाप्त नहीं कर सका। गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे फिर से खड़ा किया और नालंदा फिर से उसी स्थान से उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय के साथ नालंदा और भी समृद्ध होता गया। 7वीं शताब्दी में जब भारत में हर्षवर्धन का शासन स्थापित हुआ, तब नालंदा अपने स्वर्णकाल में पहुंच चुका था। इसी समय चीन से एक जिज्ञासु यात्री आया, हेनसॉन्ग। उसने यहाँ वर्षों बिताए, अध्ययन किया, और जब वह लौटा तो अपने साथ नालंदा की महानता की कहानी पूरी दुनिया में लेकर गया। उसके अनुसार यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य थे, और प्रवेश पाना इतना कठिन था कि केवल योग्यतम ही अंदर आ पाते थे। इसी काल में एक और विद्वान इत्सिंग भी नालंदा आया। उसने भी लिखा कि यह स्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन इतिहास की धारा हमेशा एक जैसी नहीं रही। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के गौड़ शासकों के आक्रमण ने नालंदा को दूसरा बड़ा झटका दिया। एक बार फिर इमारतें टूटी, पुस्तकालय क्षतिग्रस्त हुए, और एक बार फिर ऐसा लगा कि शायद वह ज्ञान की ज्योति बुझ जाएगी। लेकिन फिर से हर्षवर्धन ने इसे पुनर्जीवित किया। यह मानो एक संदेश था कि ज्ञान को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच पाल वंश के राजाओं ने नालंदा को फिर अधिक समृद्ध किया। यह अपने चरम पर था। यहाँ आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, यहाँ तक युद्ध कला भी पढ़ाई जाती थी। यह दुनिया का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय बन चुका था, जहाँ शिक्षा, भोजन और आवास, हर चीज यहाँ पे निःशुल्क दी जाती थी। लेकिन फिर आया 12वीं शताब्दी का अंत, मतलब 1190 के आसपास का वह समय जब भारत की राजनीतिक स्थिति बिखर चुकी थी। छोटे छोटे राज्य आपसी संघर्ष और बाहरी आक्रमणकारियों के लिए खुला निमंत्रण दे रहे थे। इसी समय एक नाम तेजी से उभरा, बख्तियार खिलजी। यह एक क्रूर योद्धा था, महत्वाकांक्षी था और युद्ध में बहुत तेज था। 1193 ईस्वी यह वह वर्ष था जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। कहानी के अनुसार खिलजी किसी समय गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके हकीम असफल रहे। अंततः उसे नालंदा के प्रसिद्ध वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र के पास जाना पड़ा। एक अजीब शर्त रखी गई कि वह कोई दवा नहीं लेगा जो हिंदुओं के द्वारा दी जाती है। वैद्य ने चतुराई से एक ग्रंथ के पन्नों पर औषधि लगाकर उसे पढ़ने को दी और वह स्वस्थ हो गया। लेकिन यह घटना उसके भीतर एक आग जला गई, एक अहंकार दे दिया जिसने वह सहन भी नहीं कर सका। और फिर उसने निर्णय लिया। 1193 में उसकी सेना नालंदा पहुंची और वह स्थान जहां शांति थी, जहां करुणा थी, जहां ज्ञान था, वहां अचानक वह रणभूमि बन चुका था। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और फिर चीखें।
भिक्षु जो अहिंसा के मार्ग पर थे, ब्राह्मण जो शिक्षक थे, वे इस हिंसा के सामने असहाय थे। हजारों विद्वानों की हत्या कर दी गई, भिक्षुओं को मार डाला गया। नालंदा जो कभी मंत्रों और वाद विवाद की ध्वनि से गूंजता था, अब कराहों से भरे। फिर आया सबसे भयानक क्षण, नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। रत्नसागर, रत्नदोधी, रत्नरंजक ये सिर्फ नाम नहीं थे, यह मानव सभ्यता के एक खजाने थे। आग इतनी भयानक थी कि कहा जाता है कि 6 माह से अधिक समय तक वह आग लगातार जलती रही। हर जलती ही पांडुलिपि एक विचार का अंत थी, हर उठता धुआं एक सभ्यता का विलाप था। 1200 ईस्वी तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। नालंदा जो 800 वर्षों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा, अब राख बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नालंदा के बाद खिलजी की सेना ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदांतपुरी महाविहार को भी निशाना बनाया। वहां भी वही दृश्य दोहराया गया, विनाश, आग और मौन। धीरे धीरे वह पूरी भूमि जो कभी ज्ञान का केंद्र थी, खंडहर में बदल गई। 1203 ईस्वी में खिलजी ने बंगाल की राजधानी नवद्वीप पर आक्रमण किया। वहां लक्ष्मण सेन का शासन था। यह हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि बिना लड़े ही सेन सत्ता स्थिति बदल गई। यह घटना बंगाल के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। लेकिन इतिहास का नियम भी बड़ा अजीब है, जो दूसरों के लिए विनाश लाता है, उसका अंत भी निश्चित होता है। 1205 में खिलजी ने तिब्बत की ओर अभियान शुरू किया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, ठंड और स्थानीय प्रतिरोध, उसकी सेना टूट गई। और फिर 1206 में वह समय आया जब उसका अपना ही सहयोगी खिलजी को मार देता है। एक क्रूर शासक का अंत विश्वासघात में होता है। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों के बीच खड़े होते हैं तो हमें सिर्फ टूटे हुए पत्थर नहीं दिखते, हमें एक जली हुई सभ्यता दिखाई देती है। हमें वो आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी ज्ञान के गीत गाती थी, और हम यह एहसास होता है कि ज्ञान को जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है और शायद सबसे बड़ा सबक भी है। नमस्कार, जय हिंद।